हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आल्सो कॉल्ड एज आईआरआर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आईआरआर भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली एक मेथड है कैपिटल बजटिंग का, डिस्काउंटिंग टेक्निक का। डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब है इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। ये एक ऐसा रेट फाइंड आउट करने का कोशिश करता है जहां पर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कौन सा रेट ऑफ डिस्काउंट में 10%, 12%, 15%, कौन से रेट पे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो will be equal to the present value of cash outflow. Let's say 10% में अगर हम डिस्काउंट करते हैं, then the present value of cash inflow and the present value of cash outflow is equal. Then this 10% is called as IRR, internal rate of return. तो internal rate of return वो परसेंट है जहां पर the present value of cash inflow and outflow is इक्वल। क्लियर है? अब हम प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अगर हम 10% इसका आईआरआर है, अगर हमारा रिक्वायरमेंट 10% से ज्यादा है, अगर हम 10% ज्यादा कमाना चाहते हैं तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हम 10% या उससे कम कमाना चाहते थे, 10% का कमाई हो रहा है लेकिन हम 9% चाहते थे लेकिन 10% का कमाई हो रहा है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली 10% वो रेट है जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है वो इक्वल होगा। क्लियर है ये? देखना, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज ऑल्सो अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग दैट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. It is also known as time adjusted rate of return, discounted cash flow, discounted rate of return, yield method या ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसका बहुत सारा नाम है, सबसे फेमस नाम जो है वो आईआरआर है। ठीक है, इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, द नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइंड बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट एट अ प्री डिटरमाइंड और स्पेसिफाइड रेट कॉल्ड एज द कट ऑफ रेट. But under the internal rate of return, the cash flow of the projects are discounted at a suitable rate by hit and trial method. तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, कर करके देखना पड़ता है कि कितना परसेंट में ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, which equates the net present value so calculated to the amount of investment. Under this method, since the discount rate is determined internally, this method is called as the internal rate of return method. ठीक है, the internal rate of return can be defined as that rate of discount at which the present value of cash inflow is equal to the present value of cash outflow. तो वो रेट जिस पे present value of cash inflow and present value of cash outflow equal होगा, उस रेट को हम बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है ये? नेक्स्ट, इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो वही सेम फॉर्मूला है, सारा कैश आउटफ्लो और इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। जो रेट पे वो दोनों इक्वल होगा, दैट रेट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो सर कैसे पता चलेगा कौन सा रेट पे ये इक्वल होगा? बेटा उसका कोई टेक्निक ही नहीं है, वो हमको सॉल्व कर करके देखना पड़ता है कि कौन सा रेट पे जो है दोनों इक्वल होगा। ठीक है, देखना इलस्ट्रेशन 30। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000, लाइफ ऑफ द एसेट 4 years, एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो 15,000, 20,000, 30,000, 20,000। हमको बताना ये ऐसा कोई रेट जहां पर दोनों इक्वल होगा। तो हमको ट्रायल करके देखना पड़ेगा। हम अलग अलग रेट्स पे ट्रायल करके देखेंगे, डिस्काउंट करके देखेंगे 10% पे, 12% पे, 14% पे और 15% पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो। पहले हम डिस्काउंट किए 10% पे, तो 10% में डिस्काउंट करने से
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है 66,345। अगर 12% पे डिस्काउंट करते हैं तो आ रहा है 63,350। डिस्काउंट करना तो आता ही है हम लोग को, बहुत दिन से हम ये पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो के साथ, तो आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम 14% पे डिस्काउंट करते हैं तो हमारा आ रहा है 60,595, राइट। और अगर 15% पे डिस्काउंट करते हैं तो आंसर आ रहा है 59,285। तो हमारा जो कैश आउटफ्लो था कितना था? देखो, कैश आउटफ्लो 60,000 है। तो किसके बीच में फॉल कर रहा है? ध्यान दो, ये फॉल कर रहा है बिटवीन 14 एंड 15%। यहाँ पे बीच में कहीं पे फॉल कर रहा है हमारा IRR, क्योंकि 14% पे आ रहा है 60,595 और 15% में आ रहा है 59,285। तो 14 से 15 के बीच में कहीं पे हमारा IRR होगा। ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे देखना, ठीक से समझना, बहुत सिंपल मेथड है। तो 14% में हो रहा है 60,595, राइट। 15% में हो रहा है 59,285। हमको जानना है कि 60,000 कितना परसेंट में होगा। क्लियर है? तो देखो, यहां से यहां कितना दूर है? 595 है ना। और यहां से यहां कितना दूर है? देखो, 60,595 60,595 माइनस 59,285, 1310। ठीक है, तो 14% और 15% के बीच में 1310 का फर्क है। हमको जानना है 595 का जो फर्क है कितना परसेंट में होगा। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, IRR इक्वल्स टू 14% तो है ही, प्लस टोटल 1310 है, कितना परसेंट में? 1%। तो हमको जानना है 595 में कितना होगा। यूनिटरी मेथड है, अगर 1% है डिफरेंस, 14-15 1% का डिफरेंस है, तो 1% की वजह से 1310 का डिफरेंस है, तो 595 का डिफरेंस कितना परसेंट में होगा। ठीक है, तो 595 डिवाइडेड बाय 1310 इंटू 0.45, तो ये हो गया 14% और ये होगा 0.454%। So the answer is 14.454%। क्लियर है? तो दिस इज द IRR। इतना रेट में हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है दैट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्लियर है ये? तो सर के इतने सारे परसेंट में करके देखना पड़ेगा? यस, द आंसर इज यस, करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई और दूसरा टेक्निक नहीं है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही है और ट्रायल एंड एरर से ही इसका आंसर निकलेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ IRR। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ IRR देख लेते हैं। देखना, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। पहला, like the net present value method, it takes into account the time value of money। तो ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, and can be usefully applied in situations with when as well as when uneven cash flow at different period of time। तो चाहे कैश फ्लो इवन हो या अनइवन, हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिडर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन ए फॉर इट्स एंटायर इकोनॉमिक लाइफ। पूरा जितना साल एसेट चलेगा उसका पूरा सब ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर करता है ये। नेक्स्ट, द predetermined of cost of capital not a prerequisite for the use of this method, hence it is better than net present value method
where the cost of the capital cannot be determined easily. अगर हम कितना परसेंट में डिस्काउंट करें नहीं जानते हैं तो ये मेथड ज़्यादा बेहतर है। एनपीवी लगाने के लिए पहले कितना परसेंट में डिस्काउंट करेंगे वो फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म रैंकिंग ऑफ वेरियस प्रपोजल्स, क्योंकि परसेंट में बताता है आईआरआर, तो ठीक से पता चलता है कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है। दिस मेथड इज ऑल्सो compatible with the objective of maximum profitability and is considered to be more reliable technique of capital budgeting. बहुत frequently used टेक्निक में से है। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड आईआरआर, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज मोस्ट डिफिकल्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that the earnings are reinvested at the internal rate of return for the remaining life of the project, which is not a justified assumption, particularly when the average rate of return earned by the firm is not close to the internal rate of return. तो ये एक assumption लेता है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं हर साल, उस पैसे को अपने बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि रियल लाइफ के अंदर सही ना भी हो। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर मेथड में डिफर। तो कंफ्यूजन हो सकता है, अगर एनपीवी और आईआरआर दोनों लगा रहे हैं तो दोनों में जो आंसर है वो कभी कभार अलग आ सकता है। Where the projects under evaluation differs in size, life and timing of cash flows. Clear है? So these are disadvantages of internal rate of return. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नए टॉपिक्स को लेकर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड